गायत्री पीजी कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। हमारे पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की कड़ी के रूप में शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आज विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को क्या प्राप्त हैं, उनको एक एक करके आज हम कक्षा में समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करना। यानी हमारे संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, जब संसद का सत्र शुरुआत होते हैं तो सत्र की जो शुरुआत होती है, आप देखिए हमारे संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, एक वर्ष में 3 सेशन होते हैं। सामान्य तौर पर 3 होते हैं। आप देखेंगे बजट सेशन, फिर आप मानसून कालीन सेशन और उसके बाद में शीतकालीन सेशन। अब आप बजट सेशन को ग्रीष्मकालीन भी कह सकते हैं। 3 सेशन होते हैं। तो जब ये सत्र बुलाया जाता है, सेशन बुलाया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही शुरुआत होती है। आहूत करना मतलब प्रारंभ करना। और जब कंप्लीट हो जाता है सत्र में जो निर्धारित जो कार्य होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद में सत्र का अवसान करना है, सत्रावसान करना है, तो भी राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही सत्रावसान होगा। ध्यान रखना, हमारे संसद के दोनों सदनों के जो सत्र की जो शुरुआत होती है या सत्र की जो समाप्ति होती है, वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही होती है, राष्ट्रपति विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुए। लेकिन जब सत्र शुरुआत हो जाता है तो उस समय आप देखेंगे कि हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो ये किसी भी सत्र को स्थगित कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं, एडजॉर्न कर सकते हैं कि कल के लिए, 2 दिन के लिए या किसी निर्धारित देर तक वो एडजॉर्न कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। लेकिन वो सत्रावसान नहीं कर सकते। सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति की केवल अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही वो सत्र अवसान होगा और वो सत्र आहूत होगा। तो ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझिए कि जब भी हमारे सरकार के दोनों सदन, केंद्र के राज्यसभा और लोकसभा के सत्र प्रारंभ होते हैं, तो सत्र प्रारंभ में यानी उसको प्रारंभ करने अर्थात आहूत करने और सत्र को समाप्त करने की जो भी शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई है। इन्हीं के द्वारा ही आहूत होगा और इन्हीं के द्वारा ही सत्रावसान होगा। एक बात को स्पष्ट होगा, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की पहली है। दूसरा है संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब आप देखिए, हमारे इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो लोकसभा है, जिसमें जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनकर आते हैं। और जो हमारा उच्च सदन है, राज्यसभा, उसके सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, अर्थात हर राज्यों की जो विधानसभा होती है वो चुनकर भेजती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार, उसको लोकसभा में बहुमत है तो राज्यसभा में नहीं होता है, राज्यसभा में केवल इम्बैलेंस होता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कोई विधि का निर्माण करना होता है, कोई कानून का निर्माण करना होता है, वो कानून अति आवश्यक होता है। तो फिर क्या होता है कि अब माना कि लोकसभा से पास हो गया है वो बिल, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, लेकिन विधि का निर्माण करना अति आवश्यक है, विधि के बिना चल नहीं सकेगा। तो फिर क्या होता है, उसको विधि का रूप देने के लिए हमारे राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। अब स्वाभाविक है कि लोकसभा की संख्या ज्यादा है और लोकसभा में बहुमत होता है, तो जब जिसकी ज्यादा संख्या होती है तो स्वाभाविक रूप से उस बिल के पक्ष में मतदान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी बिल पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान हो, आवश्यकता पड़े, तो हमारे राष्ट्रपति इसके तहत
ये कार्य कर सकते हैं अर्थात आदेश दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति की अपनी शक्ति होती है, इसलिए बैठक राष्ट्रपति के आदेश अनुसार ही संपन्न हो सके। दूसरा अगला जो नेक्स्ट कार्य है कि जब भी हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं और नई सरकार गठित होती है तो सर्वोच्च स्तर पर और हर साल यानी प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में पहले सेशन में राष्ट्रपति हमारी संसद के सत्र को हाउस को संबोधित करते हैं। स्पष्ट तौर पर समझ लोकसभा के संसद के लिए होता है तो हर एक वर्ष के पहले सेशन में और लोकसभा का जो गठन हुआ है तो उसके पहले ही सत्र में राष्ट्रपति हमारे संसद को संबोधित करेंगे। ये हमारे राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वो सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल जगत इससे जुड़े होते हैं। इसके क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने महारत हासिल कर रखी हो ऐसे व्यक्ति को हमारी राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ऐसे ही लोकसभा में हमारे एंग्लो इंडियन लोगों के लिए 2 सीटों के लिए। तो ये जो मनोनीत करने की जो शक्ति है वो भी हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है कि हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति करें, मनोनयन करें, मनोनीत अर्थात 12 सदस्य राज्यसभा में होंगे तो लोकसभा में होंगे। इस प्रकार से अगला जो है वो है वीटो का अधिकार। वीटो को हिंदी में कहें तो निषेधाधिकार कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ है मैं मना करता हूं। इसका सामान्य अर्थ वीटो क्या होता है? मैं मना करता हूं। अब देखो हमारे राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त कि हमारी संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी बिल पर वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। मतलब क्योंकि देखो कानून तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदन उसका हस्ताक्षर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं और फिर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी विधि का निर्माण करना है तो सबसे पहले वो बिल लाया जाता है। वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित होना होगा और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो बिल फिर कानून का रूप धारण कर लेता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। उस समय राष्ट्रपति 2 डिसीजन ले सकते हैं। एक तो ये है कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए पुनः लौटा दे हमारी संसद में। अगर नहीं लौटाते तो अपने पास रख सकते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते। अब संविधान में ये उल्लेख नहीं है कि कोई बिल संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने समय में वो हस्ताक्षर, कितने समय के अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा, यह अवधि का कोई उल्लेख है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस बिल को अपने पास रख दिया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, वो पारित मतलब उस पर हस्ताक्षर नहीं होते तो कानून का रूप भी निर्धारण कर सकते। तो इस प्रकार से तो ये जो वीटो का अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिला हुआ है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल पर वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण है अध्यादेश जारी करना। आपने देखा होगा अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है उसमें यह है कि जब हमारी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, हमारे संसद के जो 3 सत्र होते हैं, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि संसद का सत्र अस्तित्व में नहीं है, संसद का सत्र अस्तित्व में नहीं और अचानक से किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए कि इस पर्टिकुलर विषय पर हमें अति आवश्यक कानून का निर्माण करना है, लेकिन संसद का सत्र के अचानक तो हो नहीं सकता कि 1 घंटे में 2 घंटे में बुला दे, ऐसा संभव हो नहीं पाता है। तो फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति से तुरंत मतलब ना राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से अध्यादेश जारी करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक कानूनी होता है, अध्यादेश एक कानूनी होता है, लेकिन इसकी अवधि होती है वो 6 महीने तक होती है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कानूनी होता है, लेकिन उस कानून की जो अवधि होती है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर जब भी हमारी संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें उस अध्यादेश को रखा जाएगा कि हाँ ये हमें कानून लंबे समय के लिए अनुचित रूप से लागू करना है। तो फिर हमारी संसद की वही प्रक्रिया होगी कि दोनों सदनों से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास
पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और कानून का स्वरूप धारण करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कानून की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करेंगे और अध्यादेश के तहत वो 6 महीने में वैलिड होगा। एक बार फिर संसद का सत्र शुरू हो गया है, संसद के सत्र शुरू होने के अंदर 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसको पारित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो समाप्त होना है। क्या अध्यादेश? संसद का सत्र प्रारंभ हो गया है तो फिर उस अध्यादेश का जो जीवन काल होगा ओनली फॉर 6 सप्ताह का है, और अगर संसद का सत्र नहीं शुरू हुआ है तो 6 महीने तक रहेगा। ये आपको समझना है अध्यादेश की जो हमारे राष्ट्रपति की शक्ति है उसमें क्या क्या ये करते हैं। अगला इसमें है कभी कभी कुछ राज्यों में विधेयक होते हैं, राज्यों में भी विधेयक होते हैं जो विषय जिनका केंद्र का नियंत्रण रहता है, या फिर ऐसे कुछ विषय होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, तो फिर जो राज्यों के कानूनों पर स्वीकृति प्रदान करना या न करना ये भी हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत शामिल होती है। ये हमने समझी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति स्पष्ट हो। अब हम आते हैं हमारे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। देखिए फाइनेंशियल पावर कहते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास उन शक्तियों का हम स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप बजट। बजट यहाँ पे मैं वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए संसद के समक्ष दोनों सदनों में प्रत्येक वर्ष भारत के वित्त मंत्री संसद के पटल पर अपना एक पूरे साल का जो लेखा जोखा है, आय व्यय है, सबका ब्यौरा रखते हैं, उसको कहेंगे बजट। बजट पेश किया जाता है राष्ट्रपति की परमिशन से, ठीक है। ये बजट का काम होता है। फिर जो धन विधेयक होते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में कहें मनी बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट या अनुदान की मांग, ये भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश किया जाएगा। स्वतः ही अपने आप पेश नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी कि मैं संसद में मनी बिल पेश कर रहा हूं। अगर मनी बिल पर परमिशन नहीं है तो फिर वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा और पेश ही नहीं कर सकते। संविधान में प्रावधान है कि मनी बिल पर या धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकेगा। अगली जो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर पूरा का पूरा नियंत्रण हमारे राष्ट्रपति का रहता है, राष्ट्रपति की पूरी देखरेख में रहते हैं और इसके अलावा किसी प्रकार से और कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता। तो आकस्मिक निधि पर भी पूरा पूरा नियंत्रण किसका है? भारत के राष्ट्रपति का है। अगला है वित्तीय आयोग की नियुक्ति। देखिए मैंने आपको पहले भी पिछले कक्षा में बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति होती है और वित्तीय आयोग हमारे केंद्र और राज्यों के जो आय व्यय का जो बंटवारा है, यहाँ पे केंद्र के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे नए रिसोर्सेस जिनका पता लगाना है और जो कुछ सुझाव है, ये सब कुछ काम करने की भूमिका अदा करता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करते हैं? अपनी वित्तीय शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको समझनी है। दूसरा, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं जा सकती, यानी किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग है तो वो भी राष्ट्रपति की परमिशन सिफारिश के बिना बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो ये हमने देखी हमारे भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है उनमें से न्यायिक शक्ति। अब देखिए न्यायिक शक्ति का तात्पर्य है कि वो जुडिशियल पावर, वो न्यायिक शक्तियां जो हमारे राष्ट्रपति के पास प्राप्त है संविधान के अकॉर्डिंग। तो देखिए आर्टिकल 72, यानी राष्ट्रपति दोषित व्यक्ति को दंड कम करने या माफ करने की शक्ति रखते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो गया, किसी भी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो गया, उसको फांसी की सजा हो गई है, आजीवन कारावास की सजा हो गई है, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 यानी 72 के तहत शक्ति प्राप्त है कि दोष सिद्ध व्यक्ति को जो सजा मिली है उस सजा को कम कर सकते हैं, उस सजा को कम कर सकते हैं या माफ भी कर सकते हैं। किसी को फांसी की सजा मिली है तो हो सकता है उसको आजीवन कारावास में बदल दे या उसको माफ करके उसकी सजा को कम कर सकते हैं। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, जिसको न्याय शक्ति के रूप में अपन जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतिम शक्ति है राज्यों के संबंध में, कुछ विधेयकों के संबंध में हमारे राष्ट्रपति को क्या क्या
शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए इसके संबंध में ये शक्ति है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति राज्यों की जो व्यवस्थापन के संबंध में जो शक्ति है अर्थात कुछ कानून के संबंध में जो शक्ति है वो ये है कि सबसे पहले राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल को ये अधिकार है कि वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख लें। अर्थात राज्य की विधानसभा से पारित कोई विधेयक है तो अगर उस विधेयक को राज्यपाल को लगे कि इस पर मुझे राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अपने पास वो सुरक्षित रख सकता है कि वो राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति फिर उसको परमिशन दें या ना दें या अपने पास रख ले या फिर राज्य की विधानसभा को पुनः लौटा दे, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर है। पर ध्यान ये भी देना है कि अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक को लौटाया है फिर राज्य की विधानसभा ने पुनः पारित करके वापस भेज दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि एक बार लौटाने के बाद में दूसरी बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल उल्लेख नहीं है। जितनी बार चाहे इतनी बार लौटा सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार हमारी राज्य की विधानसभा भेज भी सकती है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है कि आपने दोबारा पारित करके भेजा है तो मैं हस्ताक्षर करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस बात को स्पष्ट यहाँ पर समझना है। ठीक है, हाँ ये जरूरी है कि संसद के हमारे जो सदन में कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है संसद को, तो संसद ने पारित करके वापस भेजा है राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, वो बाध्य है। लेकिन राज्यों के संबंध में किसी विधेयक पर भले दोबारा हो या तीसरी बार हो या चौथी बार हो पास करके भेज दिया है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। ठीक है, अतः संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल ऐसे कानून बनाते हैं जिनका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसे विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। दो चीज मैंने आपको स्पष्ट की, एक तो ये कि अगर हमारा जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अधिकार को कम करने से संबंधित कोई विधि राज्य बनाता है या फिर ऐसी वस्तुओं पर टैक्स लगाने से है जो संसद के द्वारा उसको जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसे विधेयक के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति इन विधेयक को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ये बात अपन को स्पष्ट तौर पे समझना है। ठीक है, अगला इसमें है राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में भी कुछ अधिकार प्राप्त है। अब जो राज्यों की जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्त के संबंध में जो अधिकार है वो भी हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है कि यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, यानी हमारी संसद ऐसा कोई टैक्स लगा रही है और उस टैक्स से राज्य जो हैं वो प्रभावित होते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेना अति आवश्यक है। अर्थात ऐसा संसद कोई टैक्स नया लगा रही है तो और उससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभावित हो रही हो तो संसद को राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी कि भाई हम इस प्रकार का कोई टैक्स लगाने जा रहे हैं, बिना परमिशन के वो इस प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती, ये भी स्पष्ट हमें समझना है। अगला है राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य भी सौंप सकते हैं जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हो। अर्थात हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि हमारी राज्य सरकारों को संघ विषयों से जुड़े हुए कुछ कार्य सौंप सकते हैं, संघ विषयों से जुड़े हुए कुछ कार्य सौंपे जा सकते हैं। अर्थात वो कार्य संघ की कार्यपालिका को करने थे, लेकिन वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार वो हमारे राज्य सरकारों को भी सौंपा जा सकता है। तो ये हमने पढ़े आज की कक्षा में कि हमारे राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां क्या क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी। हमने विधायी शक्तियों को देखा, वित्तीय शक्तियों को देखा, न्यायिक शक्तियों को देखा और राज्यों के संबंध में हमारे राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं, उन सभी को हमने एक एक करके स्पष्ट तौर पे समझा। तो ये थी हमारे भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। आगे आने वाली कक्षा में हम हमारे जो आपातकालीन शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति को, जब भी हमारे देश पर आपातकाल लागू हो, इमरजेंसी हो, यथार्थ
युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए तो उस समय हमारे राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होगी, उन सभी शक्तियों का एक एक करके हमारे संविधान के अंतर्गत लिखित उपबंध है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे।